वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम एग्रीकल्चर का पार्ट 11 पढ़ेंगे। इसमें हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। चारों तरफ आपको हरे भरे खेत दिख रहे होंगे। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर जो है वो नेशनल इकोनॉमी का बैकबोन है। शेयर ऑफ इट्स जीडीपी जो है, हमारे देश का जो कमाई होता है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पता करते हैं एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखा गया 1951 के बाद इसका ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, डिक्लाइन होता जा रहा है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड टू द पॉपुलेशन एज हाई एज 63% इन 2001। 2001 में 63% लोग की रोजगार खेती पे निर्भर थी। डिक्लाइनिंग ट्रेंड सही में सीरियस कंसर्न है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो एग्रीकल्चर का है एंड डिक्लाइनिंग इन अदर स्फीयर ऑफ द इकोनॉमी। याद रहे, ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया इसके लिए, इसको मॉनिटर करिए, इसके ट्रेंड को डिक्लाइन होने से रोका जाए। उसके लिए सरकार ने ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यूनिवर्सिटीज खोली गई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। पशुपालन के लिए वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर खोला गया। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, याद रहे इन सभी फील्ड में R&D भी जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। और सभी डिपेंडेंट है मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट पे। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से फार्मर को पैसे कमाने को मिलते हैं, उस पैसे से अपने देश का ग्रोथ होता है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो खाना हम सभी को पता है ये हमारा बेसिक नीड में आता है। हर सिटीजन, हर नागरिक को फूड का एक्सेस चाहिए। हमने एक पैमाना तैयार कर रखा है न्यूट्रिशनल लेवल का, उससे कम न्यूट्रिशन किसी को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। हर सिटीजन को मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल मिलना चाहिए। यदि इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री की बात करें, इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स की बात करें अपने देश में, तो वहां पे भी गरीबी बहुत ज्यादा है। रिमोट एरिया हमेशा से नेचुरल डिजास्टर की तरफ झुका रहता है। रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री में फूड का भी अनसर्टेनिटी बना रहता है। ये देखिए, बेसिक फूड जो सबको खाने के लिए चाहिए, नेचुरल डिजास्टर का इमेज दे रखा है, फूड अनसर्टेनिटी है, और ये क्या बोलते, पॉवर्टी, गरीबी में लोग खाने को रोटी कपड़ा भी नहीं, खाने पीने रहने को। सभी को, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फूड इंश्योर होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने डिजाइन किया नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, बफर स्टॉक, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है। FCI का काम क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, प्रोक्यूरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स के लिए। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे FCI क्या करता है, फार्मर से फूड प्रोक्योर करता है। भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, देख रहे होंगे यहां पे इमेज में, सबको
फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सभी को मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल मिलना चाहिए, एमएसपी। इस फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार गारंटी देती है। बफर स्टॉक, स्टॉक दिख रहा होगा इमेज में, देखिए एफसीआई क्या करता है, फूड प्रोक्योर करके सारे फूड का बफर स्टॉक बना लेता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ ड्रॉट, इन केस ऑफ फ्लड, डिसास्टर्स। सरकार के पास स्टॉक में फूड रहना चाहिए पब्लिक को मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल इंश्योर करने के लिए। एफसीआई क्या करता है, जो बचा खुचा क्रॉप होता है उसको एमएसपी पे खरीद लेता है। याद रहे, गेहूं, चावल, पैडी क्रॉप्स ज्यादा उपजाया जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। पंजाब हरियाणा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अब ऑब्वियस है दूसरे क्रॉप को कम एमएसपी मिल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड व्हीट पैडी को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो फार्मर ज्यादा व्हीट पैडी ग्रो करेगा और ये इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एपीएल में आते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन में, और वो खुद को बीपीएल कैटेगरी में दिखाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं लेकिन उनके पास बीपीएल कार्ड उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बीपीएल एंड एपीएल नॉट प्रॉपर्ली कैटेगराइज। फोकस कहां है हमारा, फोकस है फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, वो भी सस्टेनेबल बेसिस पे। ये हमारा प्यारा भारत, और इसमें आपको पंजाब हरियाणा लोकेट किया गया है। देखिए अनाज का फ्री ट्रेड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और इस एम्प्लॉयमेंट से रूरल एरियाज में गरीबी कम हो रही है। अभी क्या है, कल्टीवेशन जो है स्विच हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। किधर तरफ जा रहा है, फल के तरफ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप की तरफ। लैंड के लिए कंपटीशन है। हमको क्या है, अनाज उपजाने के लिए भी जमीन चाहिए, घर बनाने के लिए भी जमीन चाहिए। मींस नॉन एग्रीकल्चर यूजेज के लिए भी लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर यूजेज के लिए लैंड चाहिए। अब घर ज्यादा बना लिए तो खेत क्या होगा, अनाज उपजाने के लिए लैंड जो है वो कम होता जाएगा। मींस रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। ये इमेज आपको, ये घर एंड फार्मिंग, ज्यादा घर है तो खेती करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्लोबलाइजेशन में 1990 के बाद भारत बहुत चैलेंज आया इसको। क्या चैलेंज आया, अपना प्यारा भारत डेवलप्ड कंट्री से कंपीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है वो हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रही थी। एक तो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन कंट्रोवर्सी पता रहना चाहिए। हमने क्या किया था, केमिकल्स, ड्राइंग एक्यूफायर्स, वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी का ओवर यूज किया था। आज के डेट में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, अब जीन रिवॉल्यूशन की बातें हो रही है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का भरपूर यूज किया जा रहा है। जैसे आपने सुन रखा होगा बीटी कॉटन के बारे में, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब जीन रिवॉल्यूशन का ही पार्ट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।